हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत में मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले वंश को देखते हैं, हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि हम बात करें तो 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहेगा और इसमें पहला शासक आता है बिंबिसार। बिंबिसार की यदि हम बात करें तो ये 544 ईस्वी से लेकर 492 ईसा पूर्व आता है। इस वंश का प्रथम शासक था और इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो गिरिव्रज थी। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राइट। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व और इसने अपनी राजधानी, पहली राजधानी गिरिव्रज को बनाया और फिर बाद में राजधानी चेंज कर दी और राजधानी इसने राजगृह को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि बिंबिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जिसमें यदि हम देखें कि मद्र नरेश राजकुमारी क्षेमा से विवाह करता है। ठीक है। और बिंबिसार की यह पत्नी क्षेमा या खेमा के नाम से भी जानते हैं, बाद में जाकर भिक्षुणी बन गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार का अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ जो है क्या है, चंडप्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राइट। किसके? बिंबिसार के। किसका? तो चंडप्रद्योत कहाँ का शासक था? चंडप्रद्योत की बात करें तो यह अवंती का शासक था और यह बिंबिसार का परम मित्र था। यह हम कह सकते हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध थे इनके बीच में। एक बार क्या हुआ था कि एक बार चंडप्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे। ठीक है। पांडु रोग इन द सेंस पीलिया से। तो पांडु रोग से जो है क्या है ग्रस्त हो गए थे। तब बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था। कहाँ भेजा था? इसके इलाज के लिए जो है क्या है उज्जैनी भेजा था, जो मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार जो है, चूँकि इसकी पत्नी भी जाके बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है और बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है ना। उसका नाम क्षेमा या खेमा था। फिर बाद में जाकर वो बिंबिसार भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। राइट। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर यहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त को पराजित किया। तो है ना, पराजित कर उसका वध कर दिया और अंग को मगध में मिला लिया और यह मगध की प्रथम विजय थी। राइट। तो बिंबिसार ने कहाँ पर आक्रमण किया था? अंग पर। ठीक है। क्या है? अंग पर। अंग पर जो है क्या है आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का शासक ब्रह्मगुप्त था। ब्रह्मगुप्त को पराजित करके इसने जो है क्या है मगध को जो है क्या है अंग को मगध में मिला लिया और मगध की यह प्रथम विजय थी। इसके बाद आजाद शत्रु आता है। चूँकि जो हर्यक वंश है, हम हर्यक वंश को क्वेश्चन आता है कि किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। राइट। तो कौन सा वंश आएगा? हर्यक वंश को ही हम जो है क्या है पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। इसके बाद आजाद शत्रु आता है। 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक है। आजाद शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा, अर्थात इसने जो है क्या है बिंबिसार की जो है क्या है हत्या कर देता है। राइट। किसकी? बिंबिसार की जो है क्या है हत्या करके गद्दी पर बैठता है। मगध का शासक बनने से पहले यह अंग का क्या था? तो मगध का शासक बनने से पहले यह अंग का गवर्नर था। आजाद शत्रु का प्रथम कौशल नरेश प्रसन्नजीत से जो है क्या है युद्ध हुआ था। ठीक है। तो आजाद शत्रु का जो है क्या है प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो आजाद शत्रु का प्रथम युद्ध प्रसेनजनित के साथ हुआ था, जो कि कहाँ का शासक था? कौशल का शासक था, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हो गई और संधि के अनुसार प्रसेनजनित ने अपनी पुत्री वज्जिका का विवाह आजाद शत्रु के साथ कर दिया एवं काशी ग्राम की आय दहेज के रूप में पुनः दे दिया।
राइट। तो अजातशत्रु क्या था, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी अपने पिता की, और जो है क्या है, यह मगध की गद्दी पर बैठ गया। और मगध का शासक बनने से पहले तो क्वेश्चन आएगा कि अजातशत्रु कहाँ का गवर्नर था, तो अजातशत्रु जो है यह अंग का गवर्नर था। ये वही अंग है, ठीक है, जो है क्या, ये वही अंग है जिसको बिंबिसार ने वहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को हराया था। अजातशत्रु का एक युद्ध होता है प्रसेनजीत के साथ, क्या है, प्रसेनजीत के साथ, और यह कौशल का नरेश था। राइट, कहाँ का था, जो है क्या है, यह कौशल का नरेश था। और अंततः क्या होता है कि जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का वज्जिका का विवाह जो है क्या है, किसके साथ कर देता है, तो अपनी वज्जिका का विवाह जो है, अपनी पुत्री वज्जिका का विवाह अजातशत्रु के साथ जो है क्या है, कर देता है, और काशीग्राम दहेज के रूप में अजातशत्रु को दे देता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है अजातशत्रु का दूसरा युद्ध होता है वैशाली के शासक चेटक के साथ। किसके, वैशाली के शासक चेटक के साथ अजातशत्रु का दूसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक दो गुप्त युद्ध शस्त्रों का जो है क्या किया था, युद्ध शस्त्रों का प्रयोग किया था। अंततः चेटक पराजित हो जाता है और वैशाली को मगध में मिला लिया जाता है। तो दूसरा युद्ध याद रखिएगा, चेटक के साथ इसका दूसरा युद्ध होता है। चेटक कहाँ का शासक था, तो वैशाली का शासक था। तो वैशाली के शासक चेटक के साथ अजातशत्रु का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। चूँकि अजातशत्रु ने यह युद्ध बहुत ही सूझबूझ के साथ लड़ा था, क्योंकि इसने अपने युद्ध में दो महान शस्त्रों का उपयोग किया था रसमूलक। जैसे एक हो गया रथमूसल, ठीक है। रथमूसल ये वैसे ही था जैसे कि आपने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा, सामने की तरफ चक्र लगा रहता था, और जो भी इस चक्र के अंदर इसके दायरे में आता था तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाती थी, सर कट जाता था। राइट, ये वही रथमूसल। और महाशिलाकंटक भी जो है क्या है, युद्ध शस्त्र का प्रयोग किया था। दूसरी बात क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध अजातशत्रु के ही शासनकाल में जो है क्या है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति जो है क्या है, राजगृह में हुई थी। राइट, तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। इसी के समय महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है कि महावीर स्वामी और प्लस महात्मा बुद्ध, है ना, इनकी मृत्यु जो है किसके समय में हुई थी, तो अजातशत्रु के समय ही हुई थी। इसने बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हर्यक वंश के किस शासक ने बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था, तो आंसर करिएगा अजातशत्रु। राइट, तो अजातशत्रु के बारे में हमने जो है क्या है, यहाँ पे कई सारे पॉइंट देख लिए हैं, है ना। और एक बार रिवीजन के तौर पर जो है क्या है, हम देखते हैं कि आखिर अजातशत्रु ने जो है क्या है, क्या क्या किया। तो देखिए अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु चूँकि बिंबिसार का पुत्र था, राइट, तो अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, अजातशत्रु जो है यह कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का था, अंग का गवर्नर था। राइट, दूसरी बात क्या है कि अजातशत्रु ने इसका प्रथम युद्ध हुआ, किसके साथ हुआ था इसका प्रथम युद्ध, तो इसका प्रथम युद्ध जो है क्या है, प्रसेनजीत के साथ हुआ था। और प्रसेनजीत जो है कि ये कौशल का शासक था। चूँकि प्रसेनजीत हार जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसने फिर अपनी पुत्री का विवाह जिसका नाम वज्जिका था, उसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है। फिर इसका जो दूसरा युद्ध होता है अजातशत्रु का किसके साथ होता है, चेटक के साथ। ठीक है, और चेटक कहाँ का शासक था, वैशाली का शासक था। राइट, और यह युद्ध कैसे जीतता है अजातशत्रु की, इसने दो शस्त्रों का युद्ध शस्त्रों का उपयोग किया था, है ना। एक रथ मूसल का उपयोग किया था, और दूसरे की बात करें तो महाशिलाकंटक का जो है क्या है, उपयोग किया था। ठीक है, तो
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आज़ाद शत्रु की यदि हम बात करें तो इसके समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, राजगृह में हुई थी, आज़ाद शत्रु के समय ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो महावीर स्वामी और जो भगवान बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध है, इन दोनों की मृत्यु जो है किसके समय में हुई थी या किसके शासन काल में हुई थी? तो आज़ाद शत्रु के ही शासनकाल में हुई थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भगवान बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने कराया है? तो आज़ाद शत्रु ने कराया है। इसके बाद उदयन आता है। उदयन के शासनकाल की यदि हम बात करें तो उदयन के शासनकाल में जो है क्या है 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक है। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को जो है क्या है क्या बनाया है? राजगृह के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है, ठीक है। तो पहली राजधानी क्या थी? तो सबसे पहली राजधानी थी बिंबिसार के समय, याद रखिएगा, गिरिव्रज थी, ठीक है। क्या थी? गिरिव्रज थी, है ना। और फिर जो है क्या है इसने गिरिव्रज की जगह जो है क्या है इसने फिर राजगृह को अपनी राजधानी बनाई बाद में, राइट। और फिर जब उदयन का समय आता है तो उसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसको? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हर्यक वंश ने किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने, ठीक है। उदयन की बात करें तो इसने जो है क्या, फिर इसके बाद कौन सा वंश आता है? इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश की बात करें तो इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया, राइट। किसके? पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग ने, ठीक है। तो भैया यहाँ चार बार जो है क्या है परिवर्तन हो गया राजधानी। कितने? 4 बार। कौन कौन सी? एक बिंबिसार के समय थी भाई साहब, है ना। बिंबिसार के समय कौन सी थी? तो गिरिव्रज थी। फिर उसी ने जो है क्या है राजगृह को बाद में राजधानी बनाया। फिर उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके बाद कालाशोक आता है। कालाशोक, जिसको हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है। तो कालाशोक ने किसको राजधानी बनाया? ये इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है। तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद अब आता है नंदवंश। नंदवंश की बात करें तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व है महापद्मानंद। 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व नंदवंश का प्रथम शासक था महापद्मानंद, ठीक है। याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व तक है ना महापद्मानंद का शासनकाल। नंदवंश का संस्थापक है महापद्मानंद और यह प्रथम राजा है नंदवंश का। पुराणों में जो है क्या है उल्लेख मिलता है कि नंदवंश के शासक जो थे, क्या थे भैया, कि नंदवंश के जो शासक थे ये शूद्र थे। किस में उल्लेख मिलता है? पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जो नंदवंश के शासक थे शूद्र थे। महापद्मानंद इसी वंश का सबसे महान शासक था और इसने अनेक क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया, राइट। महापद्मानंद की बात करें तो महापद्मानंद की बात करें तो इसने जो है क्या है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग विजय की और यहाँ से एक जिन मूर्ति अपने साथ मगध ले आया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग विजय के दौरान जो है क्या है जो है कलिंग से अपने साथ मूर्ति ले आया था? तो कहाँ के अभिलेख से पता चलता है? तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, याद रखिएगा। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण कराया। किसने? महापद्मानंद ने, याद रखिएगा, है ना। महापद्मानंद के बाद नेक्स्ट शासक आता है घनानंद। घनानंद की यदि हम बात करें तो 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक घनानंद का शासनकाल रहता है। याद रखिएगा कब से कब तक रहता है? 326 ईसा पूर्व से लेकर
322 ईसा पूर्व तक। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यूनानी सत्ता की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा, सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय ही होता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया। कब? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने जो है क्या है मगध पर आक्रमण कर दिया, और मगध पर आक्रमण कर दिया जिसमें घनानंद पराजित हो जाता है और मारा जाता है। घनानंद को पराजित कर नंद वंश है ना, घनानंद को जो है क्या है पराजित कर देते हैं चंद्रगुप्त और कौटिल्य मिलकर, और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो जाता है और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो याद रखिएगा, अथर्ववेद में। ठीक है। बिंबिसार का एक राज्य वैद्य था जीवक। जीवक की माँ का नाम सालवती था, जो कि एक नर्तकिया वेश्या थी। वत्स नरेश उदयन, क्या है? वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा वीणा वादक था और इसे हाथी पकड़ने का भी जो है क्या है ज्ञान था, है ना। वत्स नरेश उदयन की बात करें तो बहुत ही अच्छा वीणा वादक था और इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। अब आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो हम इसके पहले स्रोत देखेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हम इसके दो स्रोत पढ़ेंगे, एक साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम दो होंगे, एक विदेशी होगी और एक जो है क्या है हमारे इंडिया की होगी कि हमको किससे जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख होंगे भैया, है ना, कुछ अभिलेख होंगे, शिलालेख होंगे, उनके बारे में भी जो है क्या है हम जानकारी देखते हैं। तो पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा जो है क्या है, इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है और यह किस भाषा में रचित है? तो ये जो है ये संस्कृत भाषा में रचित है। दूसरी बात क्या है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 108 प्रकरण हैं और लगभग 4000 श्लोक हैं। ठीक है। दूसरा साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इंडिका है, और इंडिका की जो ग्रंथ जो है मेगस्थनीज ने लिखा है। क्या? यूनानी भाषा में जो है क्या है मेगस्थनीज ने इंडिका को लिखा है, और इंडिका से भी हमें मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित कर सावन बेग ने नई इंडिका का संकलन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो सावन बेग भाई साहब है ना, ये जो सावन बेग भाई साहब हैं, एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था कि इंडिया जो ग्रंथ है, ठीक है, तो इंडिका के इन महत्वपूर्ण कुछ अंशों को क्या किया, एक जगह एकत्रित किया और एक नई इंडिका का संकलन किया। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि मेगस्थनीज के द्वारा रचित इंडिका नामक ग्रंथ के अवशेषों को या इसके अंशों को एकत्रित कर एक नई इंडिका का संकलन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सावन बेग ने किया था। कुछ अभिलेखीय स्रोतों की बात करें तो अभिलेखीय स्रोतों की यदि हम बात करें तो अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है क्या है ना, यहाँ से हमको जो है क्या है किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश के बारे में। किसके? एक अशोक का अभिलेख हो गया, बिल्कुल सही है, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया, है ना। अब यहाँ से आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 322 से 298। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश का संस्थापक था भाई साहब। क्या था? मौर्य वंश का जो है क्या है संस्थापक था। दूसरी बात क्या है कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार था। मुद्रा राक्षस, कथा, सरित सागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ मौर्यों को शूद्र मानते हैं। राइट। क्या?
तो मौर्यों को जो है किस ग्रंथ में शूद्र माना गया है? तो मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया? हम आगे चल के बता रहे हैं आपको। तो मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर में ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ में मौर्यों को शूद्र बताया गया। शूद्र इन द सेंस की नीची जाति के जो है क्या है बताया गया है। पुराणों में नंदों को भी शूद्र मानते हैं, चूँकि नंद भी अपन ऊपर पढ़े, महापद्मानंद, घनानंद जो थे, है ना, इनको पुराणों में भी इनको भी शूद्र माना गया है। तथा चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न मानते हैं। चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी जो है, वो जो घनानंद था, घनानंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न माना जाता है। यूनानी लेखक जफ्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से उत्पन्न जताया है और स्पूनर ने इसे पारसी माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है? तो याद रखिएगा जफ्टिन ने। किसने? जफ्टिन ने जो है क्या है चंद्रगुप्त को क्या माना है? जफ्टिन ने चंद्रगुप्त को जो है क्या है निम्न कोटि का या निम्न जाति का माना है। और पारसी, चंद्रगुप्त को पारसी किसने माना है? तो चंद्रगुप्त को पारसी की बात करें तो स्पूनर के द्वारा माना गया है। ठीक है, रोमिला थापर ने मौर्यों को वैश्य बताया है। ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है, राइट। तो कौन था? रोमिला थापर, राइट। रोमिला थापर जो है वैश्य किसने माना है? तो रोमिला थापर ने। तो ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या है हमारा ये चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, इसका शासनकाल पढ़ लिए। ये संस्थापक था, है ना। और कई लेखक इसको निम्न कोटि का मानते हैं, कई पारसी मानते हैं, है ना। और यहाँ तक कि कई तो वैश्य भी मान लिए, जैसे कि रोमिला थापर नामक व्यक्ति ने इसको वैश्य बताया है। पारसी किसने बताया है? तो पारसी की यदि हम बात करें तो किसने बताया भैया? स्पूनर ने। याद रखिएगा, स्पूनर ने पारसी बताया है ना। वैश्य जो है रोमिला थापर ने बताया है और चंद्रगुप्त का निम्न कोटि का जफ्टिन ने बताया है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। 28 फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो साम्राज्य विस्तार जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन के अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण करवाया। ठीक है, और यह जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? परिशिष्ट वर्मन से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, और परिशिष्ट वर्मन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से परिशिष्ट वर्मन क्या है या परिशिष्ट पर्वन क्या है? जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो यह जैन ग्रंथ है। और ऐसा इसमें बताया गया है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने जो है इसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आखिर ये सेना का निर्माण कैसे करे। ठीक है ना, क्योंकि उसको बहुत सारे युद्ध जीतना था, है ना, और मगध पर जो है क्या है उसको अधिकार भी करना था। ठीक है, तो जो है क्या है, तो ऐसा माना जाता है परिशिष्ट पर्वन से कि भूगर्भ के अंदर जो सोना छिपाया गया था, वहाँ से कौटिल्य को वह मुद्राएं प्राप्त हुई कुछ, और उसी सोने की मुद्राओं के कारण जो है क्या है इसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेना का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर वहाँ के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दी। ठीक है, तो कहाँ सर्वप्रथम जब इन्होंने अपनी एक सेना तैयार कर ली तो बीतता गया समय और 322 ईसा पूर्व आता है ना। और पंजाब पर उस समय जो है क्या है फिलिप शासक कर रहा था। कहाँ? पंजाब पर फिलिप शासक कर रहा था, यूनानी शासक था। तो वहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने आक्रमण किया और फिलिप को हरा दिया। ठीक, पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय कौन सी थी? तो पंजाब विजय जो है क्या है थी। ठीक है, पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने पुनः 321 BC में मगध पर आक्रमण कर उनको
जीत लिया था। तो मगध को कब जीता था? 321 ईसा पूर्व में मगध पर इस समय अंतिम नंद वंश का शासक जो था घानानंद का शासन चल रहा था। 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक है ना सेल्यूकस ने सिकंदर के द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ था कि एक सिकंदर का सेनापति था है ना, और उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, और ये सीरिया का शासक था, याद रखिएगा। तो क्या हुआ था, जो सिकंदर आया था भारत, कुछ क्षेत्रों को जीता था, ठीक है, कुछ क्षेत्रों को जीता था और फिर वह जो है क्या है चला गया था। और फिर क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर जो है इसके द्वारा जो पूर्व में विजित क्षेत्र थे है ना सिकंदर के द्वारा, तो उन क्षेत्रों को वह पर जो है क्या है आक्रमण कर है ना उसको फिर से जीत लिया। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध होता है, ठीक है। किसके बाद? सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध होता है। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह पराजित हो जाता है और उसे चंद्रगुप्त मौर्य से अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। और संधि क्या क्या थी भाई? तो संधि की बात यदि हम करें तो सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य है ना क्या क्या देता है 4 राज्य में? काबुल अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ठीक है, कंधार, ठीक है, कंधार दे देता है, आर्कोसिया या कंधार है ना, फिर हैरात या एरिया जो है हैरात, और जेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान है ना। 4 क्षेत्र जो है क्या है दे देता है, राइट। इसके बाद यदि देखें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनीतिक संबंध भी हुए। कौन कौन से राजनीतिक संबंध हुए भैया? है ना, तथा एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहने लगा। तो एक और राजनीतिक संबंध क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बोला कि भाई एक काम करो तुम है ना, कि जो तुम्हारे यहाँ यूनानी राजदूत है ना वो हमको दे दो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में रहने की इजाज़त दे दी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में श्रवणबेल गांव में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी और इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या हमको क्या पता चलता है? श्रवणबेल गांव कहाँ है? श्रवणबेल गांव की बात करें तो यह जो है क्या है मैसूर में है। तो मैसूर में श्रवणबेल गांव नामक चंद्रगिरी के पर्वत पर हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्चुअली में जो है संलेखना विधि के द्वारा, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, तो संलेखना विधि के द्वारा जो है क्या है इसने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है ना। तो दक्षिण में जो है क्या है इसकी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील की बात करें तो पुष्पगुप्त ने करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख मिलता है, क्या उल्लेख मिलता है भाई साहब? कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना पुष्पगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी यही उल्लेख मिलता है कि अशोक के गवर्नर तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, राइट। तो यहाँ से 2 चीज़ें हमको जो है क्या है याद रखने योग्य है। एक तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया और दूसरा पुनः निर्माण किसने कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त ने करवाया था और पुनः निर्माण जो है किसने कराया था? तो तुषास्प ने करवाया था। कौन करवाया था भाई साहब? जो है क्या है तुषास्प ने जो है क्या है इसका पुनः निर्माण कराया था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या मिलता है हमसे को यहाँ से? तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है? तो किस में मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है क्या है हमको इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई साहब? नेक्स्ट है कि है ना
जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद संलेखन विधि के द्वारा है ना यह क्या कर लेते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, तो भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, संलेखन विधि क्या होती है हम पिछली कक्षा में बता दिए थे, लेकिन एक बार और समझ लीजिए। आपके संलेखन विधि में क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वह अपने प्राण उपवास के माध्यम से है ना क्या करता है, अपने प्राण त्यागता है, जो कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इन द सेंस कि आप जो है क्या है, आप तब तक समाधि पर बैठे रहेंगे है ना, वहीं से हिलेंगे नहीं जब है ना कि आप उपवास करेंगे, ना ही आपको जल मिलने को पीने को मिलेगा और ना ही जो है क्या है आपको कोई भोजन मिलेगा। आप उपवास के माध्यम से, व्रत के माध्यम से है ना अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप को जो है क्या है सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। राइट है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बिंदुसार के बारे में जो है क्या है हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में लगभग मौर्य वंश अपन ख़त्म कर ही देंगे। तो देखिए, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी है ना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।